Hello students, welcome to all of you once again in this amazing session of biology of IIT Ashram, Dr. Sastram. Myself SG sir, your biology mentor. As you know very well कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था विथ लाइफ प्रोसेस. ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इन 10th स्टैंडर्ड बायोलॉजी, राइट. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड उसके बहुत ही हैवी वेटेज है, सबको पता है, सब लोग जानते हैं, राइट. यहाँ पे आपको बता दूं मैं, एज यू नो वेरी वेल, कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट सॉल्व कर लिया है. वहाँ पे हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स क्या है, वी हैव गॉन थ्रू इट. उसके बाद हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस को हमने डिटेल में समझा था. टुडे वी आर हियर विद दिस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. उसमें स्पेशली हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेशन. ये GFI इमेज आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना. तो थोड़ा सा आइडिया पहले ही लग गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं. ओके, पहले आपको बता दूं कि ह्यूमन डाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है. 11th में नीट लेवल पे एक पूरा चैप्टर है इसका. तो इट विल टेक अराउंड 15 to 16 लेक्चर्स टू कंप्लीट. बट आपके NCERT में जितना दिया है, आपके मॉड्यूल में जितना दिया होगा, या फिर आप ओलंपियाड लेवल पे जितना कर पाओगे, उतना हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस ह्यूमन डाइजेशन. लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ये डायग्राम आपको याद करवाती है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, याद, राइट. सो बेसिकली दिस इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दैट्स अमीबा. जस्ट अ मिनट, विल गो वंस अगेन. थोड़ा सा पेंसिल का इश्यू है. ओके, सो दिस इज अमीबा. सब लोग जानते हैं अमीबा को. अमीबा के रिगार्डिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दिस इज नॉट न्यू फॉर यू. ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया था कि अमीबा क्या है और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है. थोड़ा सा रिमाइंड करके सोचो, याद करो. इट वॉज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट वॉज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसमें मैंने जो जो एक्टिविटीज बताई थी, सेम एक्टिविटीज यहां पे रिपीट हुई है. ओके, सो माइनर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बेसिकली अमीबा एनिमल्स में नहीं आता है, सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं. अमीबा आता है प्रोटिस्ट के अंदर, राइट. लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका मोड ऑफ रिएक्शन कौन सा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली, दैट्स अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, यहां पे देखो डायग्राम नंबर फर्स्ट में देखो क्या दिख रहा है यहां पे. यहां पे अमीबा ने फूड को, अपने सूडोपोडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड किया. फूड को यहां पे उसने एनालिसिस किया, डिटेक्ट किया. ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगा तो आप लोग अच्छे से देख पाओगे. दिस इज अ फूड मटेरियल जो मैंने दिखाया था लास्ट टाइम भी, सेम एज इट इज, राइट. फूड मटेरियल को डिटेक्ट किया, फिर उसी फूड मटेरियल को सूडोपोडिया ने क्या कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेक्ट करके एंगल्फिंग करना स्टार्ट कर दिया, राइट. थर्ड डायग्राम ये नंबर 2 डायग्राम है. नंबर 3 डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि पूरी तरीके से उसने उसको एंगल्फ कर लिया है. क्या कर लिया, उसको एंगल्फ कर लिया है. एंगल्फिंग मतलब क्या, उसको पूरी तरीके से घेर लेना. उसके बाद उसने उसका डाइजेशन स्टार्ट किया. ओके, यहां पे जो वैक्यूल बना है, वी आर कॉलिंग इट एज अ फूड वैक्यूल. दैट्स अ फूड वैक्यूल. इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, राइट. सो फाइनली यहां पे क्या हुआ, यहां पे हो रहा है एब्सॉर्प्शन. मतलब कि जैसे हम लोग ने पढ़ा है, समझा है कि जैसे ही सूडोपोडिया बाहर आया, फूड को एंगल्फ किया और डाइजेशन स्टार्ट किया, तो डाइजेशन सूडोपोडिया नहीं करेगा. डाइजेशन करने के लिए स्पेशल एंजाइम्स चाहिए. तो उसको कहां से मिलेंगे, वो स्पेशल एंजाइम्स मिलेंगे. आपको पता है, ऑल ऑफ यू नोस के स्पेशल एंजाइम मिलने वाले हैं फ्रॉम दी स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम्स. ठीक है ना. तो ये लाइसोसोम्स ने क्या करा, अपने एंजाइम्स को डाल के फूड पार्टिकल को ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया. फाइनली क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल थे डाइजेस्टेड, उसको अमीबा ने अपने अंदर ले लिया, उसका एसिमिलेशन कर लिया. एसिमिलेशन का मीनिंग क्या हो रहा है यहां पे कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ले लेना अपने सेल के अंदर, उसका यूज करना, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करना और फाइनली एनर्जी जनरेट करना अपना वर्क डन करने के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए, राइट. और जो अनवांटेड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड टॉक्सिक फूड मटेरियल, उसको उसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया. देखो आप लोग यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं. सो वी आर कॉलिंग इट एज अ ईजेशन. तो अगर ध्यान से आप लोग देखो, एनालिसिस करो, तो गेट टू नो कि कौन सा ये, दैट्स अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे फूड को लेना, ओके, इंजेशन करना, डाइजेशन करना, एब्सॉर्प्शन करना, एसिमिलेशन, इजेशन करना. ये पूरी प्रोसेस अंडरस्टूड है. ह्यूमन भी करते हैं, बाकी एनिमल्स भी करते हैं और कुछ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट. ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू डन विद दिस. फिर से और एक बार रिपीट हुआ तो और शार्पली आपको पता चल गया होगा, राइट. नेक्स्ट विल गो विथ ह्यूमन डाइजेशन. ये डायग्राम डेफिनेटली सब ने देखी होगी, मूवी में, न्यूज़पेपर में, यहाँ पे, वहां पे, मैगजीन में, है ना. डायग्राम देखी होगी, किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने छोड़ दी होगी. मेरे का काम का है, लेकिन ये काम का है.
जो भी 10th में पढ़ रहे हैं, जो 11-12 में नीट लेने वाले हैं या जो नहीं भी लेने वाले हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज मैं बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, राइट। तो उसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझने का ट्राई करना, ओके। दिस पार्ट इज माउथ, एज यू नो वेरी वेल, दिस पार्ट इज योर माउथ। माउथ मतलब हमारा मुंह है ना, जहां से हम लोग इनटेक ऑफ फूड करते हैं, खाने को खाते हैं, राइट। बेसिकली ह्यूमन की बात चल रही है ना, ओके। सो यहां पे एक पार्ट रहेगा टीथ, हमारे दांत, जो बेसिकली मैस्टिकेशन के लिए बहुत काम में आने वाले हैं। विल डिस्कस ऑन दैट इन डिटेल, डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी के लिए समझ लो। सेकंड इज टंग, और टंग में आपको पता है कि हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं जो टेस्ट, फूड का टेस्ट करवाने का काम करते हैं। दूसरी चीज, ये टंग जो होता है वो क्या करता है, पूरे फूड को मिक्स कर लेता है अच्छी तरीके से, उसको मिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिक्सिंग किसके साथ करना है, मिक्सिंग करना है सलाइवा के साथ। तो यहां पे और एक चीज होगी, सलाइवरी ग्लैंड, दैट्स अ सलाइवरी ग्लैंड, जो हमें डिटेल में पढ़नी है, डिटेल में समझनी है, ठीक है। आप लोग सोचो थोड़ा सा, सिर्फ माउथ की अगर मैं बात करूं या माउथ कैविटी की बात करूं, तो इसमें इतनी सारी चीजें हैं जिसको डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है। तो ये टॉपिक कितना बड़ा होगा, कितना ह्यूज होगा। ये टॉपिक पे डॉक्टर अपना स्पेशलाइजेशन करते हैं एमबीबीएस के बाद, एमडीएमएस के बाद, पता है। ये टॉपिक में से भी छोटे से टॉपिक पे करते हैं, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, इंटेस्टिनल स्पेशलिस्ट। तो ये कितना ह्यूज टॉपिक होगा रिसर्च के लिए भी और फिर एजुकेशन के लिए भी। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट विल गो विथ कि यहां पे एक पैसेज होता है, ओके, दिस इज बकल कैविटी। बकल कैविटी बोले तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, दूसरा यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ माउथ कैविटी। खाना खाया और माउथ कैविटी में गया, और हर जो एक्टिविटी होने वाली है, ग्राइंडिंग मतलब कि टूटना है ना, फूड का टूटना, मिक्सिंग होना, सलाइवा का एक्शन दिखाना, वो सब कहाँ होने वाला है, बकल कैविटी में। उसके बाद यहाँ पे कॉमन ओपनिंग होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर जगह पे पढ़ोगे ओपनिंग को। एंड दैट कॉमन ओपनिंग और पैसेज वी आर कॉलिंग इट अ फेरिंग्स, दैट्स अ फेरिंग्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फेरिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, बिकॉज ये काम में आता है ओलंपियाड लेवल पे, ओके। लेट्स से दिस इज ट्रकिया, लेट्स से दिस इज योर ट्रकिया। ट्रकिया मतलब विंड पाइप, मतलब हम लोग जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर निकालना, तो वो जो पाथवे से जाने वाला है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, विंड पाइप, दैट्स अ ट्रकिया, ओके। ये ट्रकिया के पीछे अगर आप एग्जैक्टली देखो तो you'll find, you'll look like this, यहां पे रहेगा ईसोफेगस, मैं लिख देता हूं, दिस इज ट्रकिया एंड दिस इज ईसोफेगस, ठीक है ना। तो एंड दिस इज, लेट्स से दिस इज माउथ कैविटी, ये अपना मुंह हो गया, दिस इज माउथ। सो अब क्या होने वाला है, यहां पे हम लोगों ने खाना खाया, तो क्या वो हमारी यू कैन कॉल विंड पाइप में चला गया, चलेगा क्या, है ना। हमारी जो श्वास नड़ी बेसिकली हम लोग बोलते हैं गुजराती में, तो उसमें चला गया, चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्टेबल। ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी, ऑन द स्पॉट आदमी मर सकता है, या फिर उसको एक सीवियर कंडीशन आ सकती है, उसको एडमिट करना पड़ेगा इमीडिएटली। तो ये कंडीशन अगर नहीं लानी है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो भी कर रही है हमारी बॉडी कर रही है। और कैसे कर रही है, ध्यान से देखेंगे इसको, देखो ये हो गया ईसोफेगस, मतलब खाना मैंने खाया तो ईसोफेगस में जाना चाहिए, लेकिन आगे कौन है, आगे यहां पे ट्रकिया है, ओके। अब ट्रकिया पे एक पर्टिकुलर फ्लैप होता है, वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर ओपनिंग और फ्लैप एज अ ग्लोटिस, क्या बोलेंगे अपन उसको, दैट्स अ ग्लोटिस, ठीक है। और उसके ही साथ यहां पे दूसरा एक फ्लैप होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लैप, मैं उसको पूरा येलो कलर दिखा दूंगा। वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर कार्टिलिजिनस स्मूथ फ्लैप एज अ इपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं इसको अपन, इपिग्लोटिस बोल दिया। अब यहां पे एक्टिविटी क्या होने वाली है, जैसे ही किसी बंदे ने खाना खाया, किसी पर्सन ने खाना खाया, फूड इंटेक किया, तो ये जो इपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस को बंद कर देगा, है ना, ये इपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देगा, राइट। मतलब जब मैं स्वेलोइंग कर रहा हूं, निगल रहा हूं कुछ चीज को, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये इपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देगा, और खाना कहां चला जाएगा, मेरा खाना डायरेक्टली चला जाएगा मेरे ईसोफेगस के अंदर, यहां चला गया मेरा फूड मटेरियल, फूड पार्टिकल, राइट। कितना जबरदस्त मैकेनिज्म है, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। कई बार खाने के टाइम पे हम लोग एक्साइट हो जाते हैं, हंस पड़ते हैं, है ना, या फिर कुछ रोने लगते हैं, या फिर कुछ एक्टिविटी करते हैं। वो टाइम पे आप लोगों ने फील किया होगा आपके घर में या कहीं पे भी यार खुद से, कि ये कंडीशन में क्या होता है, फूड आपके ट्रकिया में जा सकता है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ओके। सो ये जो प्रोसेस मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है। आप लोग कभी ट्राई करना कि जब आप लोग खाने को निगल रहे हो, मतलब क्या स्वेलोइंग कर रहे हो, वो टाइम पे क्या आप सांस ले रहे हो क्या, नहीं, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, बहुत ही माइन्यूट टाइम में होता है, लेकिन वो टाइम पे हम लोग क्या नहीं, हम लोग सांस नहीं ले रहे हैं।
ना भी हम लोग इंस्पिरेशन ना कि हम लोग एक्सपिरेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है कि ये फ्लैप आपके ट्रकिया को बंद कर रहा है कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। लेट इट बी, आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट था बताना, तो मैंने बता दिया। इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ओके, सो वंस अगेन हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड दैट टॉपिक्स यू नो वेरी वेल। फिर से पेन ले लिया मैंने। ओके, पेन का है येलो कलर, सो मुझे व्हाइट कलर चाहिए, तो विल गो विथ व्हाइट कलर वंस अगेन। ओके, चलो बहुत बढ़िया। फेरिंग्स का आई थिंक समझ में आ गया, दैट्स अ कॉमन ओपनिंग बिटवीन योर नसल कैविटी एंड माउथ कैविटी, और जो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ऑक्सीजन जा रहा है ट्रकिया में, खाना जा रहा है ईसोफेगस में। बहुत बढ़िया, कितना मस्त है क्या नहीं। चलो आगे चलेंगे। दिस इज ईसोफेगस। अब ईसोफेगस एक बहुत जबरदस्त यू कैन कॉल फूड पाइप है। उसको बोला था विंड पाइप, ट्रकिया को इसको बोलूंगा फूड पाइप। ओके, ईसोफेगस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों इतना महत्व दिया जाता है, बताता हूं क्यों दिया जाता है। खाना जब खाया, माउथ में जो भी एक्टिविटी हुई है, क्रशिंग हुआ, ग्राइंडिंग हुआ, मिक्सिंग हुआ, उसके बाद जो निवाला बना, फाइनल निवाला जिसको हम लोग निगलने वाले हैं, मतलब के निवाले को क्या बोलूंगा मैं, बोलस। बोलस जो बना है जिसको मैं स्वेलो करने वाला हूं, ठीक है ना। और ये स्वेलो में जब करूंगा तो सबके अलग अलग निवाले होते हैं। क्वांटिटी ऑफ फूड जो एक टाइम पे लेते हैं ना अपन, वो सबकी अलग अलग होती है। कोई किसका निवाला छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी बेचारा ईसोफेगस आराम से एडजस्ट कर लेता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। क्यों कर लेता है? ईसोफेगस की मैं आपको लेंथ बताऊं कितना लंबा है वो, तो बेसिकली वो 20 to 25 सेंटीमीटर जितना लंबा है, इतना लंबा है वो, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसका जो डायमीटर है, उसका जो ल्यूमेन है, उसकी जो विड्थ है वो बहुत ही छोटी है। इट विल अराउंड 30 to 35 मिलीमीटर। अब इतने छोटे डायमीटर में कैसे काम करेगा यार फूड मटेरियल, कैसे, मतलब ये तो फूट सकती है ना, अगर किसी ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो फूट जाएगी, टूट जाएगी, है कि नहीं, ये हो सकता है एक्टिविटी। लेकिन फिर भी ये एडजस्ट कर लेती है, बिकॉज मैं बताऊं इसके जो इनर मसल्स है, इनर वॉल दैट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल। आप लोग जब मसल टिश्यू पढ़ते हो ना तो समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि कोई भी मसल हो, स्केलेटल स्मूथ मसल हो, उसकी एक्टिविटी क्या होती है बॉडी पे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाता है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाता है कि नहीं। जब मैं हाथ को इस तरीके से बैंड कर रहा हूं तो मेरे बाइसेप मसल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ट्राइसेप मसल क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन वो टूट नहीं रहे हैं। तो वही एक्टिविटी कहां पे हो रही है आपकी, यहाँ पे ईसोफेगस में हो रही है। मतलब निवाला कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, एडजस्ट कर लेगा। ओके, और जो मूवमेंट से वो एडजस्ट करेगा, जो मूवमेंट से फूड नीचे जाएगा, वी आर कॉलिंग दैट मूवमेंट एज अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लेट्स से कि इतना बड़ा निवाला है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, वॉल यहां के डिटेच हो जाएगी, फिर वो निवाला नीचे जाएगा। इस तरीके से वो एक स्पाइरल मूवमेंट होती है, एंड वी आर कॉलिंग दिस मूवमेंट एज ए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दैट्स अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब एग्जाम आएगी, क्वेश्चन आएगा, वेरिएबल डायग्राम निकालनी है और साथ में एक्सप्लेनेशन यही देना है जो मैं दे रहा हूं, ठीक है, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई काट नहीं पाएगा, टेंशन नहीं है कुछ। चलो आगे चलेंगे अपन। सो बेसिकली ये फूड बाद में जाएगा आपके स्टमक में। दिस इज स्टमक। स्टमक को हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन मैं अभी के लिए आपको बता दूं कि स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है, एक लौता ऑर्गन है जहां पे सेमी डाइजेशन होता है। डाइजेशन होगा। लुक, बेसिकली डाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। बहुत सारे बच्चों को टेंशन होता है, पता नहीं होता डाइजेशन क्या होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, फूड खाते हैं ना, है ना, तो फूड में जो मटेरियल होते हैं ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है उसका कन्वर्जन करना सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म के अंदर। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कौन से हमारे खाने के अंदर, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसका डाइजेशन और उसका एब्सॉर्प्शन करना बहुत मुश्किल है ना, उसको ब्लड में भेजना बहुत मुश्किल है। तो उसको अपन क्या कर रहे हैं, एक सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इतने ऐसे फॉर्म में इतना छोटा बना देंगे उसको, क्रश करके, ग्राइंड करके, कि वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाए। एब्सॉर्ब होना मतलब क्या, कि हमारे जो इंटेस्टाइन है वहां से वो फूड हमारे ब्लड में चले जाए, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे ब्लड, और हर एक सेल को थोड़ा 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 दे दे कि भाई तू ले, मेटाबॉलिज्म कर, एनर्जी प्रोड्यूस कर और खुश रहे। सही है, समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, देखो ये प्रोसेस कौन कर पा रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाना, मतलब फूड पार्टिकल को तोड़ना, है क्या नहीं। तो ये तोड़ने की एक्टिविटी कौन कर रहा है, बेसिकली आइदर एंजाइम कर सकता है या इधर कोई केमिकल कर सकता है। कोई एंजाइम कर लेगा या फिर कोई केमिकल कर लेगा। वो कैसे करेगा
पूरा डिटेल में आज ही इसी लेक्चर में समझने वाले, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, स्टमक की बात कर रहे थे। तो स्टमक में मैंने बोला कि 3 से 4 घंटे 3 to 4 आवर्स तक खाना एज इट इज रहेगा स्टमक में। देखो फिर भी वो डिपेंड करेगा, अगर फ्रूट्स खाया है, नॉर्मल कुछ ड्रिंक लिया है, मतलब के सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ, तो उसको टाइम कम लगेगा। लेकिन किसी ने हैवी डाइट लिया है, प्रोटीनियस डाइट है, या फिर मीट लिया है, एग लिया है, तो उसको टाइम लगेगा, है ना। बट नॉर्मली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 to 4 आवर्स तक खाना स्टमक में रहेगा। और स्टमक में बहुत सारी अलग अलग टाइप की एक्टिविटी होती है ना। मैंने क्या बोला कि स्टमक में क्या होने वाला है, केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। यहां पे लिख देता हूं मैं, स्टमक में दोनों टाइप डाइजेशन होने वाले हैं, मैकेनिकल प्लस केमिकल। ये दोनों टाइप के डाइजेशन स्टमक में होने वाले हैं, और वो क्या है, कैसे होता है, मैं आपको पूरा डिटेल में आज बताने वाला हूं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलेंगे। दिस इज लीवर, आप लोग को दिख रहा है, दिस इज लीवर। और लीवर का फंक्शन बहुत सारे हैं पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक। सिर्फ एक लीवर ऐसा है जिसके मैक्सिमम बहुत सारे फंक्शंस है। अगर लीवर नहीं है तो अपन भी नहीं है, हम लोग भी नहीं है, सही है। तो लीवर अगर निकाल दिया बॉडी से तो गए काम से। क्यों गए काम से? बिकॉज लीवर, अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो लीवर में सबसे इंपॉर्टेंट एक केमिकल बनता है जो सब लोग जानते हैं, वी आर कॉलिंग इट इज अ बाइल। दैट्स अ बाइल। अगर बाइल नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो डाइजेशन इम्प्रॉपर होगा। फूड है ना, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, वॉमिटिंग, नॉर्शिया हो जाता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। या फिर बाइल में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी जिससे आपको कोई रोग हो सकता है, लाइक जॉन्डिस, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 100% डाइजेशन होने वाला है। 100% मतलब फुल डाइजेशन कहां पे होगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, राइट। और दिस लास्ट विल बी योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो बेसिकली अपने को क्या पता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ओके, मैं थोड़ा सा येलो कलर से दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहेगा यहां पे, कहां पे? आपके इंटेस्टाइन में। वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहां चला जाएगा? आपके ब्लड में, विद एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। ब्लड में जाने के बाद वो एसिमिलेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, इस तरीके से मूवमेंट चलेगी। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो कहां चले जाएंगे? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, लाइक दिस, और वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं या हम लोग क्या सोचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है भैया? असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, है ना। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइडल कॉलन, है ना। और यहां पे हम लोग बोलते हैं कि दिस रेक्टम इज देयर। एक यू कैन कॉल छोटा सा पार्ट रहेगा, वी आर कॉलिंग दैट पार्ट एज अ रेक्टम। और रेक्टम के बाद लास्ट पार्ट जो रहेगा दैट विल बी योर एनस। मतलब इतना हम लोग जानते हैं, इतना हम लोग अंडरस्टूड है कि अनडाइजेस्टेड, टॉक्सिक, अनवांटेड फूड मटेरियल कहां जाएगा फाइनली आफ्टर डाइजेशन? कहां जाएगा? जो अनडाइजेस्टेड हो कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और धीरे धीरे वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा स्टूल्स और फीसेस के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का और एक जबरदस्त फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सम ड्रग्स और मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं कभी कभी, है ना। मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं, पानी जो हम लोग पीते हैं, और मिनरल्स जो होते हैं खाने में और पानी में, वो सबका प्रॉपरली एब्सॉर्प्शन करवाना, मतलब कि उसको ब्लड में लेकर जाना, वो कहां से होता है? फ्रॉम दिस लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपको कभी भूलना नहीं है, कभी आपको ये मतलब कि कुछ भी हो जाए ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। एग्जाम हो, मतलब नॉर्मल एग्जाम हो या फिर ओलंपियाड लेवल हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। डन। चलो, तो ये पूरा होल एंड सोल मैंने ऊपर से बता दिया कि हमारी यू कैन कॉल डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है ह्यूमन की, कितने कितने पार्ट्स है और कितने कितने चीजों में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अभी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और पढ़ना जरूरी भी है, राइट। बिकॉज मैं सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं जाने वाला हूं, अलॉन्ग विद दैट आई विल गो विद सम ओलंपियाड टाइप ऑफ नॉलेज, ओलंपियाड या फिर एंट्रेंस लेवल नॉलेज, ठीक है। सो नेक्स्ट विल गो विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ आ गया। सो एज यू नो वेरी वेल कि 4 अलग अलग टाइप के टीथ मिलते हैं हमारी बॉडी में, एंड दिस आर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो ये 4 अलग अलग टाइप के टीथ हमारी बॉडी में, हमारे मुंह में, हमारे माउथ में होते हैं, ठीक है ना। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, वी आर कॉलिंग इट एज अ डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे उसको? डेंटल फॉर्मूला। वो कैसा रहेगा डेंटल फॉर्मूला? 2 1 2 3, है ना, इस तरीके से होता है, डिवाइडेड बाय
2 1 2 3। तो ये जो मैंने लिखा है ये 1/4 लिखा है, 1/4। मतलब मैं ये पर्टिकुलर पार्ट को अगर डिवाइड कर दूं, कैसे डिवाइड करूंगा, ये डायग्राम को इस तरीके से डिवाइड कर दूं, सो इट विल लुक लाइक दिस कि ये जो 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट, वहां पे क्या रहेगा 2 1 2 3 रहने वाला है, ठीक है। अभी मैं उसको येलो कलर से लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन अगर मैं सिर्फ 2 1 2 3 को कंसिडर करूं, एक साइड का है ना, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, इस तरीके से डेंटल फॉर्मूला बनने वाला है, राइट। सो यहां पे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 क्या रहेगा आपका, दैट विल बी योर इंसिजर। 1 क्या रहेगा, कैनाइन। 2 क्या रहेगा, प्री मोलर। और 1 सेकेंड 3 क्या रहेगा आपका, मोलर। डन। तो ये तो हो गया 1/4 पार्ट की बात। अगर मैं टोटल बात करूं, टोटल, तो टोटल इंसिजर मुझे कितने मिल गए, टोटल इंसिजर देखो 1/4 में 2 है तो टोटल कितने मिल गए, 8। कैनाइन कितना मिल गया, 4। प्री मोलर कितने मिल गए, 8। और मोलर कितने मिल गए, फिर से 12। अगर आप काउंट करोगे you'll get to know कि यहाँ पे टोटल 32 टीथ्स हो रहे हैं, ठीक है। 32 टोटल हमारे दांत होते हैं एडल्ट के अंदर। आपके लिए होमवर्क ये है आज के लिए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि चिल्ड्रंस में, जुवेनाइल स्टेज में, मतलब छोटे जब बच्चे होते हैं ना, तो उनके अंदर कितने टीथ्स होते हैं। बिकॉज आपको पता है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो डाइफ्यूडेंट होते हैं। डाइफ्यूडेंट मतलब क्या, 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। कुछ टेम्पररी होते हैं जिसको हम लोग मिल्की टीथ बोलते हैं, और कुछ परमानेंट होते हैं, वो टूटने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो बच्चों में ये डेंटल फॉर्मूला क्या होता है और कितने टीथ होते हैं, आपका आज का होमवर्क है। डन। ओके, सो ये टीथ का रोल क्या है, सबसे बेसिक रोल जो मुझे पता है कि यहां पे मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब क्या, कि ग्राइंडिंग और चूइंग, जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं उसको सही तरीके से ग्राइंड करना, चू करना, चबाना, तोड़ना, ब्रेक करना, वो कौन कर रहा है, अलग अलग हमारे टीथ यहां पे कर रहे हैं। डन। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं, बहुत सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज टंग। ये डायग्राम में देखो, टंग, एज यू नो वेरी वेल कि टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड लगे होते हैं जिससे हम लोग को टेस्ट आता है खाने का। जितना भी खर्चा हम लोग करते हैं ना, यहाँ होटल में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सिर्फ कहाँ तक है, वो खर्चा यहाँ तक है, जब तक टंग है वहाँ तक। अंदर जाने के बाद सब कुछ सिमिलर है, सही है ना। लेकिन हम लोग फिर भी करते, कुछ लोग फूडी होते हैं तो ज़्यादा करते हैं। ओके, लेट इट बी। सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बीटर टेस्ट, देन सोर टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, सोर, है ना, वंस अगेन। तो ये अलग अलग साइड से अलग अलग पोर्शन है जहाँ पे अपने को टेस्ट आते हैं। लेकिन ये टेस्ट आने के पीछे रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लेट से कि हमारी टंग है, तो ये हमारी टंग पे अलग अलग एरिया में अलग अलग क्या होते हैं, पैपिली होती है। दिस आर दी पैपिली। अब ये जो पैपिली होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये पैपिली के ऊपर क्या होने वाले हैं, ये पैपिली के ऊपर ही आपको टेस्ट बर्ड मिलने वाले हैं, राइट। कुछ पैपिली पे बहुत ज्यादा, कुछ पैपिली पे बहुत कम मिलेंगे, कुछ पैपिली पे नहीं भी मिलेंगे, ऐसे भी है, राइट। तो ये जो पैपिली है वो अलग अलग टाइप की होती है। लेट से सर्कमवेलेट, एक सर्कमवेलेट हो जाएंगी जहां पे मैक्सिमम टेस्ट बर्ड दिखते हैं, जो बहुत ही लार्जेस्ट होती है सर्कमवेलेट। देन यू कैन गो विथ फंगीफॉर्म, देन यू कैन गो विथ फ्यूसीफॉर्म, और सबसे निग्लिजिबल, सबसे छोटी और सबसे इनएक्टिवेट जिसमें टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, दैट विल बी योर फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म। तो ये 4 अलग अलग तरीके की यू कैन कॉल पेपिली हमारी बॉडी में, हमारे टंग के ऊपर होती है, और जहां पे अलग अलग एरिया में अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करवाने का काम यहां पे करते हैं, ठीक है। तो टंग का एक रोल समझ में आ गया कि टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल, प्लस वो मिक्सिंग में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना है, उसको सलाइवा के साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स करना पड़ेगा, ओके। तो मिक्सिंग हेल्प करेगा अलॉन्ग विथ योर सलाइवा, राइट। अब आप लोग पूछोगे सर आपने बताया था कि माउथ कैविटी में सलाइवा भी होता है, सलाइवरी ग्लैंड भी होती है, तो वो कहां पे, वो हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो स्लाइड्स आएंगी विल गेट टू नो कि वो क्या है, कैसा है। डन। चलो तो आगे बढ़ेंगे। दिस इज स्टमक। वंस अगेन, स्टमक को मैंने बताया था कि मैं डिटेल में बताने वाला हूं, और मैं डेफिनेटली डिटेल में अभी बताने वाला हूं कि स्टमक क्या है, कैसा है, ओके। स्टमक में बहुत सारे अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया गया है उसको। जैसे ये आने वाली ऊपर से ईसोफेगस है, तो यहां पे एक पर्टिकुलर स्पिंक्टर लगा होता है, ओके। वी आर कॉलिंग इट एज अ कार्डियक स्पिंक्टर, दैट्स अ कार्डियक स्पिंक्टर, राइट। ये क्या करेगा कि जो भी खाना आ रहा है ना ईसोफेगस से, उसको कंट्रोल करेगा, ज्यादा खाना ना चली जाए, बिकॉज अगर ऑलरेडी खाना यहाँ पे है तो ऊपर से क्यों आने देगा वो, है ना। तो ये क्या करेगा, स्पिंक्टर कंट्रोल करेगा कि खाना ज्यादा ना जाए और कम भी ना जाए, ठीक है ना।
तो ये पोर्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, वी विल कॉल इट इज अ कार्डियक पोर्शन, दैट्स अ कार्डियक पोर्शन। ये समझ में आ गया, क्योंकि कार्डियक स्फिंक्टर, ये कार्डियक पोर्शन। ओके, फंडस शेप जो ऊपर का दिख रहा है, वी आर कॉलिंग इट अ फंडस, दिस इज फंडस। डोम शेप, सॉरी, डोम शेप जो दिख रहा है ना ऊपर का पोर्शन, वी आर कॉलिंग इट अ फंडस पार्ट ऑफ योर स्टमक। बीच का जो पार्ट है दिस इज बॉडी पार्ट, और ये जो पार्ट होता है वी आर कॉलिंग इट अ पाइलोरस, पाइलोरस और पाइलोरिक पार्ट। क्यों पाइलोरिक और पाइलोरस पार्ट? बिकॉज यहां पे भी एक स्पिंक्टर होता है, वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर स्पिंक्टर एज अ पाइलोरिक स्पिंक्टर, दैट्स अ पाइलोरिक स्पिंक्टर। सही है, तो इस पाइलोरिक स्पिंक्टर करेगा क्या कि 3-4 घंटे होने के बाद, सेमी डाइजेशन प्रॉपर्ली होने के बाद ही खाने को अलाउ करेगा इंटेस्टाइन में जाने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, ठीक है ना। यहां पे जो रहेगा दैट विल बी योर डिओडिनम। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट भी है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पे मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ क्या होने वाला है, यहां पे डाइजेशन होने वाला है। डन। सो दिस इज अबाउट योर स्टमक। स्टमक में अभी एक चीज और समझने वाली है अपने को, इंपॉर्टेंट है कि स्टमक में सेमी डाइजेशन होता है, मैंने बताया था, मैकेनिकल चर्निंग होती है और केमिकल डाइजेशन होता है। तो वो क्या है? मैकेनिकल चर्निंग बेसिकली होती क्या है कि स्टमक में ना इस तरीके से एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है स्टमक के वॉल की। वो मूवमेंट से क्या होता है कि पूरा फूड पार्टिकल जो मिक्स होता है प्रॉपर्ली विद 2 इंपॉर्टेंट केमिकल्स। एक केमिकल आपका रहेगा HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत ही यू कैन कॉल स्ट्रॉन्ग एसिड, एज यू नो वेरी वेल, 1.5 to 2 pH, इतना कम उसका pH होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो। ये क्या करेगा, हमारे खाने के अंदर, फूड के अंदर अगर कोई जर्म्स है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस, उसको मारेगा। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि फंगसेस, कीटाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो बहुत एसिडिक एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सही है, तो HCl वो करेगा। दूसरा HCl क्या करेगा, यहां से और एक केमिकल निकलता है पेप्सिनोजन, और ये पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन उसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, HCl चाहिए। तो पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए यहां पे HCl है, और ये HCl यहां पे क्या करने वाला है, पेप्सिनोजन का कन्वर्ट करेगा पेप्सिन के अंदर। सही है, किसमें करेगा, पेप्सिन के अंदर कर लेगा। और ये पेप्सिन दैट्स अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इट्स अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो बेसिकली करने क्या वाला है कि अपने जो खाने के अंदर प्रोटीन होते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन रहेगा उसका कन्वर्जन डाइपेप्टाइड में कर देते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीएसेस एंड पेप्टोन्स में वो कन्वर्जन उसका कर देगा बेसिकली। ठीक है, मतलब यू कैन कॉल सेमी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब किसी के माइंड में आएगा कि सर यहाँ पे HCl सीक्रेट हो रहा है, इतना एसिडिक है, तो हमारी स्टमक की वॉल को खराब नहीं कर देगा, वहां पे अल्सरेशन नहीं कर देगा? डेफिनेटली कर देगा, कर सकता है। लेकिन हमारी जो स्टमक की वॉल होती है, जो दीवारें होती है ना, वो 4 अलग अलग लेयर से बनती है। सबसे ऊपर, सबसे बाहर रहेगी कौन सी, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, सबसे अंदर रहेगी म्यूकोसा। तो सबसे अंदर की जो लेयर होती है, वी आर कॉल इट दिस पर्टिकुलर एज अ म्यूकोसा लेयर, दैट्स अ म्यूकोसा लेयर। और ये जो सेल होते हैं ना, म्यूकोस को सिक्रीट करने वाले, म्यूकस को निकालने वाले जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं गोबलेट सेल। लिसन केयरफुली, वी आर कॉलिंग इट इज अ These are the गोबलेट सेल्स। ठीक है ना, तो ये गोबलेट सेल क्या करेंगे, these are responsible for secretion of mucus, और म्यूकस क्या करेगा, HCl को थोड़ा सा यू कैन कॉल बैलेंस कर देगा, उसकी एसिडिटी को थोड़ा सा बैलेंस कर देगा, और हमारे स्टमक की वॉल को खराब नहीं होने देगा। जिसको हाइपर एसिडिटी होती है, अल्सरेशन होता है, उसमें ना म्यूकस लेयर डैमेज हो जाती है, इसलिए वो एक्टिविटी आपकी बॉडी में दिखती है। डन। तो बहुत सारी चीजें और भी इसमें बताने वाली है, लेकिन इतना समझ लो कि हमारे स्टमक में 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही है। मैकेनिकल चर्निंग मूवमेंट, जिसमें पूरी तरीके से चर्निंग होगा, ओके। दूसरा होता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल डाइजेशन भी होता है, सेमी डाइजेशन 4 से 5 घंटे के लिए, बेसिकली मैंने बताया 3 से 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पे एक तो एक्टिविटी आ गई आपके HCl की, दूसरी आ गई आपके पेप्सिनोजन, मतलब के पेप्सिन की एक्टिविटी, राइट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पे होती है जिससे सेमी डाइजेशन ऑफ फूड होगा। और फाइनली जो फूड यहाँ पे जाएगा, जो फूड मटेरियल अपने डिओडिनम में जाएगा, वी आर कॉलिंग इट इज अ काइम। क्या बोलेंगे अपन इसको, काइम बोलेंगे। काइम थोड़ा सा एसिडिक होगा, क्योंकि बेसिकली भाई HCl उसको यहाँ पे मिला है, तो थोड़ा सा एसिडिक रहेगा इन दिस केस, ओके। और वो काइम जो रहेगा, मतलब कि सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो कहां पे जाने वाले, आपके डिओडिनम में जाएंगे। डन विद दिस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी चीजें बता रहा हूं मैं। ओके, सो इसको हम लोग पूरा रफ कर देंगे, और आप लोग स्टॉप करके देख सकते हो पूरा वीडियो, मतलब नोट्स गेन कर सकते हो। वंस अगेन पेन पे आ जाएंगे, ओके। ये चीज आपके सिलेबस में ऐसे दिखेगी नहीं, मिलेगी नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, विल डिस्कस ऑन दैट डेफिनेटली।
ये डायग्राम को देखो, दिस इज लिवर, दिस इज योर लीवर, ठीक है ना, दिस इज पैनक्रियास। सो लीवर जो है, लीवर उसमें क्या बनेगा, लीवर में बेसिकली बाइल बनता है, एज यू नो वेरी वेल, है ना। बाइल सॉल्यूशन जो है वो कहां बनेगा, आपके लीवर में बनेगा, और वो बाइल सॉल्यूशन धीरे 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 कहां पे आएगा, आपके गोल ब्लेडर में चला जाएगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट की हेल्प से वो कहां चला जाएगा, गोल ब्लेडर में चला जाएगा। अब ये बाइल सॉल्यूशन गोल ब्लेडर में जाने के बाद करेगा क्या, वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे जाके स्टोर रहेगा, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होगा, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट यहां से फिर एक दूसरी डक्ट आती है, वी आर कॉलिंग एज अ सिस्टिक डक्ट, ओके। तो लीवर में से आ रही है हिपैटिक डक्ट और गोल ब्लेडर से आ रही है सिस्टिक डक्ट। ये दोनों डक्ट धीरे 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 आकर आपस में मिल जाएगी और बनाएगी एक कॉमन डक्ट। लीवर से हिपैटिक डक्ट, गोल ब्लेडर से सिस्टिक डक्ट, दोनों आपस में आकर मिलेगी, कौन सी डक्ट बनाएगी, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाएगी वो, कॉमन बाइल डक्ट यहां पे फॉर्म कर देगी। जस्ट अ मिनट, कॉमन बाइल डक्ट यहां पे वो बना देगी, ठीक है, डन। अब ये कॉमन बाइल डक्ट कहां पे जाएगी, देखो कॉमन बाइल डक्ट जा रही है आपके पैनक्रियास के अंदर। पैनक्रियास से भी कोई चीज, मतलब कि पैनक्रेटिक जूस आ रहा है, पैनक्रियास से क्या आएगा, पैनक्रेटिक जूस आएगा, और वो पैनक्रेटिक जूस कौन लेकर आएगा, पैनक्रेटिक डक्ट लेकर आएगा, ओके। तो यहां से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, यहां से पैनक्रेटिक डक्ट आ रही है। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, दिस इज कॉमन डक्ट, दिस इज योर कॉमन डक्ट। इसको बोलेंगे हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट। समझना पूरा मैकेनिज्म, लीवर से हिपैटिक डक्ट आ रही है, गोल ब्लेडर से सिस्टिक डक्ट आ रही है, दोनों मिल गई और कॉमन डक्ट बन गई, कॉमन बाइल डक्ट। वो कहां पे चली गई, आपकी पैनक्रियास में। पैनक्रियास से पैनक्रेटिक डक्ट आ गई और वो क्या बन गई, हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट बन गई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डिओडिनम के अंदर, ठीक है। तो दोनों चीज कहां मिलने वाली है, आपके डिओडिनम के एरिया में, ये एरिया में वो चीजें मिलने वाली हैं, बराबर है, सही है। और यहां पे ये जो कॉमन डक्ट, यहां पे एक पर्टिकुलर स्पिंक्टर होता है, वी आर कॉलिंग इट एज अ स्पिंक्टर ऑफ ओडी, स्पिंक्टर ऑफ ओडी उसको कहा जाता है, ठीक है, दैट्स अ स्पिंक्टर ऑफ ओडी। इतना थोड़ा सा याद रखना आप लोगों को। स्पिंक्टर ऑफ ओडी करेगा क्या, कि जो भी सिक्रीशंस आ रहे हैं, बाइल फ्रॉम द लीवर एंड गोल ब्लेडर एंड पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास जो आ रहा है, उसको कितना सिक्रेट करवाना है, कितना उसको सिक्रेट करवाना है आपके यहां पे, ये एरिया में, है ना, डिओडिनम में, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको कंट्रोल करेगा, उसको मैनेज करेगा, डन। यहां पे जो कॉमन एरिया बनेगा, कॉमन जंक्शन बनेगा, ये जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर जंक्शन एज अ एम्पुला ऑफ वैटर। क्या बोलते हैं उसको, एम्पुला ऑफ वैटर। हायर लेवल पे, हायर स्टडी पे जब जाओगे पता चलेगा, 11-12 में जब नीट पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये सब चीजें और डिटेल में दी गई है, ठीक है। स्पिंक्टर ऑफ ओडी, एम्पुला ऑफ वैटर और बाकी बहुत सारी और भी चीजें जो यहां पे दी गई है, राइट। लेकिन अभी के लिए आपको इतना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके रखना है, समझ के रखना है। अब आप लोग सोचोगे सर आपने बाइल का फंक्शन नहीं बताया, आपने पैनक्रेटिक जूस का फंक्शन नहीं बताया, है कि नहीं, आपने सलाइवा का फंक्शन नहीं बताया, तो वो सब चीजें हम लोग अभी समझने वाले हैं। ये 3 ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, डन। तो लेट हैव अ डिस्कशन ऑन दिस थिंग्स। दिस आर दी सलाइवरी ग्लैंड, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगा। सो दिस इज योर सलाइवरी ग्लैंड। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। सलाइवरी ग्लैंड आप लोग को समझ में आ रही है। 3 अलग अलग 3 पैर्स आर देयर, 3 अलग अलग पैर होती है सलाइवरी ग्लैंड की हमारी बॉडी में। एक रहेगी पैरोटिड ग्लैंड जो आप लोग को यहां पे दिख रही है, ओके। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो हमारे जस्ट कान के, ईयर के थोड़ा सा नीचे ये पर्टिकुलर लोकेशन पर रहेगी, ओके। सेकंड इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो हमारे मैंडिबल मतलब के लोअर जो के जस्ट नीचे यहां पे रहेगी, है ना, साइड में रहेगी। और सबलिंगुअल ग्लैंड जो हमारे टंग के नीचे, बिलो योर टंग वो रहने वाली, ठीक है। तो 3 अलग अलग पैर होती है किसकी, सलाइवरी ग्लैंड्स की हमारे माउथ कैविटी, बकल कैविटी के अंदर। लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे तो ये तीनों के तीनों सलाइवा सिक्रेशन करने वाले, डेफिनेट सी बात है। पैरोटिड बेसिकली 25% सलाइवा सिक्रेशन करेगा, सबमैंडिबुलर बेसिकली 70% सलाइवा सिक्रेशन करेगा और सबलिंगुअल करेगा ओनली 5% सलाइवा सिक्रेशन। ये जो भी जितना भी सलाइवा सिक्रेट करे, लेकिन इंपॉर्टेंट है सलाइवा का मैकेनिज्म समझना, उसको अंडरस्टैंड करना कि वो क्या है कैसा है, डन। चलो तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि भाई सलाइवा क्या है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन सलाइवा। सो बेसिकली सलाइवा जो होता है आपका, तो उसके अंदर क्या रहेगा, आपको डेफिनेटली वाटर मिल जाएगा प्लस म्यूसिन मिल जाएगा, मतलब कि डिजोल्व फॉर्म ऑफ म्यूकस। म्यूकस अगर डिजोल्व फॉर्म में रहेगा तो म्यूसिन कहलाएगा, ठीक है। इसमें कुछ आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, योर यू कैन कॉल इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है ना। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स मिल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एंजाइम्स यहाँ पे मिलने वाले हैं वो 2 अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टाइलिन,
टाइलिन और यू कैन कॉल सलाइवरी अमाइलेस। डन, ये आपका हो जाएगा टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेस। दूसरा रहेगा लाइसोजाइम। बेसिकली लाइसोजाइम करता क्या है आप लोग ये समझ लो पहले। लाइसोजाइम क्या कर देंगे, जो भी बैक्टीरिया रहेगा हमारे खाने के अंदर, जो भी बैक्टीरिया रहेगा, जो भी टॉक्सिक मटेरियल रहेंगे, जो भी अनवांटेड चीजें रहेगी, फॉरेन मटेरियल जो बॉडी को हार्मफुल है, उसको किल कर देगा, उसको खत्म कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सही है। टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेस बेसिकली करता क्या है कि हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, तो वो स्टार्च जो होता है उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। किसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टोज के अंदर करेगा। इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बता दूं कि आपको समझ में आ जाए कि डाइजेशन बेसिकली होता क्या है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनल में ट्रैक में होता है। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है कि अगर समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च आप लोग गिन सकते हो अभी के लिए, जो पॉलीसेकेराइड है, इसका अगर प्रॉपरली डाइजेशन किया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम और केमिकल्स, तो ये कार्बोहाइड्रेट खुद को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर। बेसिकली क्या बनाएगा वो, ग्लूकोज बना देगा। ग्लूकोज सिंपलेस्ट टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ही बेसिक टाइप का मोनोसेकेराइड है। सही है। देन अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, मतलब अगर हमारे फूड पार्टिकल के अंदर, खाने के अंदर प्रोटीन है ना, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर ब्रेकडाउन, उसमें से क्या बनने चाहिए, उसमें से बनना चाहिए एमिनो एसिड। ठीक है। अगर हमारे खाने के अंदर लिपिड है, मतलब के लिपिड और फैट है ना, फैट भी हो सकता है लिपिड भी, उससे क्या बनेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये वो बनाना चाहिए। ठीक है, फाइनल आफ्टर डाइजेशन ये चीजें बनेगी। दिस आर द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल एंड दिस आर द सिंपलेस्ट फूड मटेरियल और एब्सॉर्बेबल फॉर्म, दिस आर द एब्सॉर्बेबल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जिसका एब्सॉर्प्शन इजीली हो जाएगा फ्रॉम स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। सही है। चलो नेक्स्ट, इसमें हो सकता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड गेट कन्वर्ट टू न्यूक्लियोटाइड। जब आप लोग डीएनए आरएनए पढ़ोगे और गेट टू नो कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि आपके खाने के अंदर जो भी न्यूक्लिक एसिड रहेगा इट गेट्स कन्वर्ट टू न्यूक्लियोटाइड, सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म। सही है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज आप बोल रहे हो कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, है ना, हमारी बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ होता है बेसिकली, और ये जो स्टार्च रहेगा बेसिकली 20 to 30% स्टार्च को ही क्या करेगा, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन डाइजेशन करेगा, मतलब स्टार्च का कन्वर्जन करेगा माल्टोस के अंदर। लेकिन सर माल्टोस तो डाइसेकेराइड है, माल्टोस तो मोनोसेकेराइड है नहीं, तो अभी आपको अल्टीमेटली क्या बनाना है, वी नीड टू मेक दिस ग्लूकोज अल्टीमेटली। तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, तो फाइनली क्या होगा कि ये जब खाना नीचे जाएगा ना एलिमेंट्री कैनल में, तो इंटेस्टिनल जूस के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर क्या रहेगा, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो माल्टोस का कन्वर्जन किसमें करेंगे, ग्लूकोज में करने वाले हैं। डन। तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, मैंने बताया था, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ओके, तो अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो, और अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। सो दिस इज होल एंड सोल अबाउट योर सलाइवरी ग्लैंड। ओके, इसको इरेज कर देंगे और फिर से ये पेन ले लेंगे। नेक्स्ट विल गो विद दिस लीवर। लीवर मैंने बताया कि लीवर में बाइल होता है, और बाइल में, बाइल सॉल्यूशन में दो होता है, एक होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट बेसिकली कुछ काम के नहीं है बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट है, कुछ उसका इंपॉर्टेंट रोल बॉडी में नहीं है। बेसिकली एक होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एक रहेगा, दूसरा रहेगा बिलीवरिडिन, बिलीवरिडिन। ये दोनों बाइल पिगमेंट वैसे कुछ काम के नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ गए तो गए काम से अपन, समझ लो। ये दोनों पिगमेंट से समझ लो कि अगर बिलीरुबिन बॉडी में बढ़ गया तो हमको जॉन्डिस हो सकता है, हमारे लीवर में इंफेक्शन हो सकता है, डैमेज हो सकता है ना। तो ये हानिकारक है, इसका कुछ ऐसा रोल नहीं है। बेसिकली जो स्टूल्स होते हैं, फीसेस होते हैं ना, उसको कलर ऑर्डर देने का काम करते हैं, बाकी कुछ रोल नहीं है। लेकिन रोल किसका है, बाइल सॉल्ट का रोल है। 3 इंपॉर्टेंट बाइल सॉल्ट है, वो कौन से है, आप लोग को होमवर्क है, अच्छे से करना है। ठीक है, कि 3 इंपॉर्टेंट बाइल सॉल्ट कौन से हैं वो आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके, बेसिकली बाइल सॉल्ट करते क्या है, अभी मैं आपको ये बता दूं कि बाइल सॉल्ट करते क्या है, अच्छे से देखेंगे। जो भी लिपिड होता है, लिपिड मतलब कि लिपिड और यू कैन कॉल फाइनली फैट, है ना, तो फैट का जो ग्लोबिल होता है उसको तोड़ के छोटे छोटे ग्लोबिल में कन्वर्ट करते हैं। उसका सरफेस टेंशन जो है ना उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, मतलब उसको बेसिकली तोड़ देते हैं और उसको एक सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं बाइल सॉल्ट, है ना। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन।
इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। अब इमल्सिफिकेशन मतलब क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स से फैट के और लिपिड के उसको तोड़ के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, जो कौन कर रहा है, बाइल सॉल्ट कर रहा है। ओके, और दूसरी चीज भी क्या करेगा बाइल सॉल्ट, एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है लाइपेज। अब लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो अपने को कहां से मिलेगा, अपने को मिलेगा पैनक्रेटिक जूस में से। हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले पैनक्रेटिक जूस क्या है। अभी के लिए समझ लो कि लाइपेज क्या करेगा, ये जो ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे बने हैं उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर करेगा, जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टैंड हो रहा होगा और बहुत मजा आ रही होगी, है ना। कि पूरा टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत, यू कैन कॉल बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है इजीली। तो बस आना चाहिए, मेरा मोटो इतना ही, मेरा गोल इतना ही। ओके चलो, तो ये आपको समझ में आ गया कि बाइल सॉल्ट किस तरीके से इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स या फैट्स करता है और कैसे उसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे उसके ऊपर लाइपेज अपना एक्टिविटी दिखा सके और फाइनली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना सके। डन, चलो इसको भी पूरा अपन ये कर देंगे, इरेज कर देंगे। और फाइनली दिस इज पैनक्रियास, दिस इज योर पैनक्रिया। ओके, पैनक्रिया की अगर बात करो तो वी आर कॉलिंग इट्स अ हेटेरोक्राइन, दैट्स अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, है ना। हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है बिकॉज इसमें दोनों पार्ट होता है, एक्सोक्राइन भी मिलेगा और इसके अंदर आपको एंडोक्राइन भी मिलेगा, सही है ना। एक्सोक्राइन में आपको मिलेगा पैनक्रेटिक जूस, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन एंडोक्राइन में क्या मिलेगा, एंडोक्राइन में गेट टू नो कि यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, वी आर कॉलिंग इट्स अ आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस, है ना। आप लोग जब हार्मोन्स पढ़ोगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे, गेट टू नो कि वो चीज क्या है, कैसी है। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि यहां पे कुछ अल्फा और कुछ बीटा टाइप के सेल होते हैं। अल्फा में से निकलता है ग्लूकागॉन और बीटा में से निकलता है इंसुलिन, बहुत ही फेमस है। अब ये दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ग्लूकागॉन ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है तो इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है। इंसुलिन करता क्या है कि भाई ग्लूकोज को तोड़ के ग्लाइकोजन बना देता है और लीवर में स्टोर कर देता है। अब जब ग्लूकोज की जरूरत बॉडी को पड़ी तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, लीवर में से ग्लाइकोजन को निकालेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हो कि अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज हुआ है, डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, तो उसके अंदर क्या नहीं हो रहा है, वहां पे इंसुलिन सिक्रीशन बंद हो जाता है और बहुत ही कम हो जाता है। एंड दैट टाइम दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। सही है कि नहीं, कितना सही है, कितना अच्छा है मैकेनिज्म, है ना। इसका मैकेनिज्म अगर समझना है तो आप लोग डिटेल में समझ सकते हो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, या फिर मैं भी एक लेक्चर डालने वाला हूं, गेट टू नो कि क्या है कैसा है। ओके नाउ चलो, तो ये हो गया आपका एंडोक्राइन पार्ट। लेकिन मैं एक्सोक्राइन की जब बात करूं, यहां पे लिख देता हूं पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक रहेगा पैनक्रेटिक अमाइलेज। सर ये अमाइलेज तो आपने कहां दिखा था, सलाइवरी ग्लैंड में। तो सलाइवरी अमाइलेज भी है, पैनक्रेटिक अमाइलेज भी, दोनों होते हैं, ठीक है। 20 to 30% स्टार्च को तोड़ा था ना उसने, बाकी का 70 to 80% कहां गया, तो वो स्टार्च को कौन तोड़ेगा, ये अमाइलेज तोड़ेगा और स्टार्च का कन्वर्जन करेगा किसके अंदर, माल्टोज के अंदर करेगा। सही है। नाउ दूसरा होता है लाइपेज। लाइपेज में पता चल ही गया है कि लाइपेज क्या करेगा, जो भी लिपिड था, जो भी फैट था, उसका कन्वर्जन करेगा किसके अंदर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में करेगा। उसके बाद यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। याद करो मैंने क्या बताया था कि हमारे स्टमक में पेप्सिन होता है, पेप्सिन से पेप्सिन बना था। तो जो पेप्सिन होता है उसने प्रोटीन्स को तोड़ा था, ब्रेक किया था, है ना। उससे डाइपेप्टाइड्स बने थे। तो जो प्रोटीएस और पेप्टोन्स जो बने थे, डाइपेप्टाइड्स, वो फाइनली कन्वर्ट किस में होने वाले हैं, वो फाइनली कन्वर्ट होने वाले हैं किसके अंदर, प्रोटीन गेट्स कन्वर्ट टू एमिनो एसिड। इट गेट्स कन्वर्ट टू एमिनो एसिड। सही है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन, उसका नाम है काइमोट्रिप्सिन और उसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज। सही है। देखो ये तीनों के तीनों ना इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं बेसिकली। पहले ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मतलब के ट्रिप्सिन में होगा, यू कैन कॉल सॉरी, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों के तीनों पहले इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। बाद में जब उसको एनवायरनमेंट मिलता है, कुछ पर्टिकुलर एंजाइम मिलता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना। आप जब हायर स्टडी पे जाओगे तो आप लोग इसको पढ़ोगे, है ना, कि ट्रिप्सिन पहले क्या होता है, काइमोट्रिप्सिन पहले क्या होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज की बात करो तो प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, फिर वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है।
ट्रिप्सिन पहले ट्रिप्सिनोजेन होता है, काइमोट्रिप्सिन पहले काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है, और जब सुटेबल एनवायरमेंट और एंजाइम मिला तो इट गेट्स कन्वर्ट टू दिस एक्टिवेट फॉर्म। जैसे पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बना था स्टमक के अंदर, वैसे ही यहाँ पे एक्टिव होकर इस तरीके से बनेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे एंजाइम्स होते हैं किसमें, आपके पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। तो आप लोगों को इतना बेसिकली पता चल गया कि लीवर से बाइल सॉल्ट, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक से काइम, वो सब मिलेंगे आपके इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टिनल जूस होता है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर माल्टोस की बात करें तो माल्टोस से बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बना हुआ है, माल्टोस बना हुआ है। तो आप बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फॉर्म तो ग्लूकोज है, तो वो कब बनेगा, तो वो बनेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कब बनेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे और एंजाइम्स होते हैं जो इंटेस्टिनल जूस में मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एक बार बता दूं, एक बार फिर से करेंगे। लीवर से क्या आ गया, जस्ट अ मिनट, लीवर से आ गया आपका बाइल सॉल्ट, स्टमक से आ गया आपका काइम, पैनक्रियास से आ गया पैनक्रियाटिक जूस, है ना, इंटेस्टाइन से आ गया इंटेस्टिनल जूस। तो ये सब चीजें जब आपस में मिल जाएगी, ये सब चीजें आपस में मिल जाएगी तो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100% डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब 100% डाइजेशन जब हो गया है तो फाइनली यहाँ पे क्या होने वाला है, एट द एंड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो रहेगा उसका एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। मतलब कि वो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से ब्लड में चले जाएगा, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करेगा, वो हर एक सेल को एज पर द रिक्वायरमेंट, हर एक टिश्यू को थोड़ा थोड़ा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट्स देगा, राइट। ये एक्टिविटी होगी, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्सॉर्प्शन हो गया और एसिमिलेशन हो गया। उसके साथ साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो कहां चले जाएंगे, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और वहां से उसका प्रॉपरली एक्सक्रीशन हो जाएगा, है ना। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है, लेकिन अभी के लिए आई थिंक इतना आप लोगों के लिए काफी है। डन। सो एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आई होप कि आप लोगों को डाइजेशन क्या है प्रॉपरली पता चला होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब ये वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना, मॉड्यूल्स पढ़ना, उसको सॉल्व करना, ओलंपियाड लेवल पढ़ना, उसको सॉल्व करना, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कॉमेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड लर्निंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बी हैप्पी, बी हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।